लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है आपको पता है अभी? कंपोनेंट्स किए थे और आईसीओआर किया था, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन बता रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन में आपको मैंने क्या बताया था? इकोनॉमिक ग्रोथ बताई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट रेट अपॉन आईसीओआर। तो एक मैंने बताया था आपको सीओआर, दूसरा बताया था आईसीओआर। बेसिकली होता क्या है? सीओआर इज फॉर द एंटायर इकोनॉमी, पूरी कंट्री में जितने इनपुट्स हैं, मतलब जितनी फैक्ट्रीज हैं, सबका इन्वेस्टमेंट, और उससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? मतलब सभी इंडस्ट्रीज मिलकर 600 करोड़ रुपए लगाती हैं और 100 करोड़ का प्रोडक्शन करती है। तो मतलब क्या हो रहा है? 6 रुपए लगाकर हमें 1 रुपए आउटपुट मिलता है। फिर क्या बताया मैंने? आईसीओआर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हुआ क्या? कुछ कंट्रीज में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट सेटअप किए गए, तो उन एक्स्ट्रा यूनिट्स की इंडिविजुअल जब कैलकुलेट किया गया तो मैं क्या, वो जो हमने इनपुट, जो हमारे इनपुट्स थे उनको हमने इंक्रीमेंट किया है, तो दैट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो उस अकेली फैक्ट्री की हम बात करें तो क्या, अगर फैक्ट्री ने 10 लाख रुपए लगाया और 2.5 लाख का माल प्रॉफिट है, 2.5 लाख प्रोडक्शन किया, तो क्या होगा? इनका रेशियो आएगा 4:1। 4 रुपए लगाकर हम 1 रुपए कमा रहे हैं। क्लियर? ये बात समझ है? दिस इज फॉर आईसीओआर एंड सीओआर। आईसीओआर कैन बी सीन फॉर इंडिविजुअल यूनिट। अच्छा, कंट्री के लिए भी देखा जा सकता है आईसीओआर, बट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द इनपुट्स। ध्यान रखना, अगर आप आईसीओआर में भी सीओआर की तरह काम कर लो, सारे इनपुट्स को ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। क्लियर? ये बात जनरली, जनरल टर्म्स में हम सीओआर को पूरे एंटायर इकोनॉमी के लिए यूज करते हैं। अगर आईसीओआर में भी यूज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। क्लियर? देन इसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? इंक्रीज इन फिजिकल स्टॉक्स, मतलब आपकी मशीनरीज वगैरह सब कैपिटल बढ़ रही हो, प्लस ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्टिव फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगी। क्लियर? फिर देन स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बताया था, इसमें सबसे पहले क्या होती है? सेविंग्स होगी। सेविंग्स क्या करती है? ये सेविंग्स जाती है, हम लोग कहां जमा करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जमा करते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या करते हैं? ये लोग बोरो करते हैं, और वो बोरो करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। दैट इज इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हमने कैपिटल फॉर्मेशन को डायरेक्ट क्या लिखा था? इन्वेस्टमेंट भी नोट किया था, बिकॉज हमारा लास्ट स्टेप क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट था किसी को? ठीक है। अच्छा, सेविंग्स मैंने बताया था, सेविंग्स क्या है? व्हाट आर सेविंग्स? डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजप्शन। भाई आपकी जो सैलरी आ रही है वो इन हैंड सैलरी की बात करेंगे, ग्रॉस सैलरी की बात नहीं करेंगे। सारे टैक्स जो डिडक्ट हो गया उसके बाद जो पैसा आया उसमें से जो हमने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद जो बचेगा दैट विल बी योर सेविंग। क्लियर? ये बात समझ में आ गई थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का काम मैंने आपको बता दिया था, जो आपने सेव किया है उसको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को या गवर्नमेंट को बोरो कर देगा। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए जो पैसा यूज किया वो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा किसमें यूज हो। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स में भी यूज कर सकती है। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब्सिडीज वगैरह भी यूज कर ले, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें अभी और भी करने को, रोड्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, एजुकेशन के लिए काम करना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जरूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट जो पैसा उधार ले वो सारा का सारा इकोनॉमिक ग्रोथ में लगा दे। गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो बताते हैं पॉलिसी। भाई ये जो आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं फाइनली पहुंचते हैं बड़े बड़े ऑफिसेज में, सेक्रेटरी लेवल पहुंचते हैं, तो इनसे सलाह ली जाती है भाई हमारे किस सेक्टर में क्या कमी है। क्लियर? लोगों का सर्वे, इंडिया में भी सर्वेज होते हैं, सर्वेज का डेटा कलेक्ट करते हैं। अच्छा भाई इस सेक्टर में यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे रोड्स नहीं है। क्लियर? कई बार डेटा आता है कि लोग क्या हुए, रोड्स कंप्लीट ना होने की वजह से रास्ते में उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले डेथ हुई, तो ये डेटा भी एक डेटा है। क्लियर? करप्शन का डेटा आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेटा आता है। तो सभी चीजों को क्या करना है? हमें इंप्रूव करना है, रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसीज लाती है, और पॉलिसीज लाएगी तो लोगों को हायर करना पड़ेगा ना। लोगों को हायर करोगे उनको पैसा देना है, प्लस जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, उनके लिए भी तो पैसा लगाना पड़ेगा।
क्लियर, यहां तक कोई डाउट? देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लोज्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट हेडिंग इज क्लोज्ड इकोनॉमी. So what is closed economy? It is an economy which has no relation with the rest of the world. Clear? ना वहां पे एक्सपोर्ट होगा, ना ही उसका इंपोर्ट होगा. विद इन कंट्री हम जितना सब कुछ करेंगे वो क्या करेंगे? कंट्री के अंदर ही कर रहे होंगे. लेकिन बेसिकली ये क्या है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है. इन जनरल टर्म्स में अगर बात की जाए तो असली डेफिनेशन क्या होगी? भाई कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्री से ना हो. थोड़े बहुत रहते हैं लेकिन अच्छे नहीं है. ठीक है. व्हेन अ कंट्री डज नॉट हैव इनफ रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज, बहुत कम रिलेशंस है, दैट विल बी अ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लियर? या डायरेक्टली हम लोग इसके लिए भी एक टर्म ये जो मैंने बताया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होगा? नहीं होगा. नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट. या इसी को हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या लिखते हैं? एक्सिम. देयर विल बी नो एक्सिम. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. और क्लोज्ड इकोनॉमी जो इंडिया का जो टाइम की बात करें तो इंडिया में नई पॉलिसी लागू हुई कब? 1991 में. दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, इस पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग ब्रीफली, बट अभी हमको जानना है कि क्या इंडिया में जो नई पॉलिसीज आई हैं तो क्या हुआ? 1991 में आई और इंडिया में क्या देखा गया? इससे बहुत ज्यादा फायदा हुए. लोगों से क्या हुआ? हम लोग ग्लोबली लोगों से कनेक्ट हुए. और इसीलिए कहते हैं 1991 के बाद क्या है? रिफॉर्म दे रहा है, रिफॉर्मेशन हुए. और इससे पहले का जो टाइमिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री रिफॉर्म एरा. तो बिफोर प्री रिफॉर्म एरा इट कैन बी सेड दैट इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. इंडिया क्या थी? क्लोज. हाँ, 1991 से पहले. बिकॉज हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन अच्छे नहीं थे. क्लियर? ये बात समझ. और क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? इन क्लोज इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग. क्लियर? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेविंग्स के बराबर होता है. जनरली होगा क्या कि आपकी अगर 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी में आपने 30,000 खर्चा कर लिया. 30,000 खर्चा किया तो बचा कितना? वो 20,000 बचेगा. और 20,000 वो क्या करते हो आप? सेव करते हो. और सेव करने के लिए जनरल क्या करोगे आप? बैंक में जमा कर दोगे या कहीं इन्वेस्ट कर दोगे. तो दैट विल बी योर इन्वेस्ट सेविंग. और वही सेविंग कहां जाती है? इन्वेस्टमेंट में जाती है, बोरो करके. कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं नहीं हम 20,000 नहीं जमा करेंगे. कितना जमा कर रहे हैं हम? 15,000 जमा करेंगे और 5,000 क्या करेंगे? अपनी जेब में रखेंगे. अपनी जेब में रखेंगे तो क्या होगा? ब्लैक मनी नहीं होगा. बेसिकली होता क्या है? जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसके भी कंपोनेंट्स होते हैं. आपके इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है? दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन ये वैल्यूएबल मटेरियल्स. वैल्यूएबल मटेरियल्स में आप गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब की बात करते हैं. देन चेंज इन स्टॉक. बेसिकली क्या स्टॉक है? बेसिकली क्या है? रॉ मटेरियल एंड अनसोल्ड और अनफिनिश्ड या फिनिश्ड गुड भी हो सकते हैं जो कि क्या है? सेल नहीं हुए. क्लियर? तो ये जो 5,000 है ये 5,000 कहां जाएगा? दैट विल बी काउंट इन चेंज इन स्टॉक. बेसिकली है क्या? हमारे पास हम चेक करते हैं हमारे पास कितना स्टॉक बचा है और लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कितना प्राइस है. क्लियर? दैट विल बी कंप्राइज्ड इन चेंज इन स्टॉक. और जनरल टर्म्स में जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जब थ्योरेटिकल पार्ट में सिर्फ हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. ठीक है? हाँ, किसी भी इकोनॉमी में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम लोग फिक्स्ड इकोनॉमी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है और फिजिकल इन्वेस्टमेंट या जो आपकी मशीनरीज बनती हैं, कैपिटल गुड्स मैंने बताए थे. ठीक है? तो वो सब कहां आता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है. और इंडिया में आज के टाइम पे आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब 29% ऑफ
जीडीपी, मतलब इतना होता ही है। हाँ ये फिक्स है, लोग इतना कर रहे हैं रेगुलर। क्लियर? हाँ डेटा चेंज होता है, पहले 30 भी था, 28 भी हुआ, 32 भी तक भी जाता है, ये चेंज हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? 3.18 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड की कितनी है? 84.96 ट्रिलियन यूएस डॉलर। क्लियर? ये वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड जीडीपी है, ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी और ये इंडिया की जीडीपी है, और इंडिया की जीडीपी 5th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, ये बात क्लियर। तो दीज आर योर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेडिंग डाल के आप इसको सेपरेटली लिख लोगे। इन विच वी हैव कंप्राइज्ड ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, देन वैल्यू एडेड मटेरियल्स। वैल्यू एडेड मटेरियल्स पे बात करूं तो आपका गोल्ड और सिल्वर आता है, इनका पैसा भी कम ज्यादा होता रहता है, ये आपको पता है। देन चेंज इन स्टॉक्स। चेंज इन स्टॉक्स क्या, आपके पास पिछले साल का कितना मटेरियल और उसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है ज्यादा हुई है। भाई स्टॉक ज्यादा है तो वैल्यू क्या हुई होगी? वैल्यू ज्यादा होगी, उसके स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा। तो ये मार्केट में क्या होगा? ऐसा नहीं है, इन्वेस्ट नहीं किया गया, ये बात तो ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। तो हमारे पास अनसोल्ड और अनफिनिश्ड गुड भी होता रहेगा। क्लियर? ये सब नोट कर लिया। अच्छा जो कंपनी की इनकम होती है, सपोज दिस इज अ कंपनी, कंपनी की एक इनकम भी होगी, इस कंपनी की इनकम को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, कंपनी की इनकम को हम बोलते हैं प्रॉफिट। कंपनी की इनकम क्या होती है? प्रॉफिट। और जो एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय की इनकम क्या होती है? सैलरी। भाई जो सैलरी मिलेगी वही आपकी इनकम होती है। बट अगर यही कोई लेबर हो तो लेबर को क्या मिलता है? लेबर को मिलते हैं वेजेस, उसकी इनकम होती है वेज। ये बात क्लियर है? अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और इसमें क्या करना पड़ता है? उसको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ठीक है, इसका रेट क्या है? ऑलमोस्ट 22% के अराउंड है। बट कुछ कंपनीज को रिबेट भी मिल जाता है। रिबेट मिलने के बाद क्या होगा? ये मान लो इनको 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख में क्या करेंगे? 4 लाख बांट दें। 4 लाख लोगों में क्या किया? जो कंपनी के ऑनर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनके बीच में बांट दिया। दैट विल बी नोन एज डिविडेंड। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं या आप किसी के शेयर होल्डिंग, मतलब क्या हुआ? आपने उसके मालिक हैं, और उससे जब आपका प्रॉफिट होने के बाद कंपनी को आपको जो इसका हिस्सा मिलता है, दैट विल बी नोन एज डिविडेंड। क्लियर? या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा ये जो प्रॉफिट आया था कंपनी का। ठीक है, और ये जो 4 लाख है, 4 लाख क्या कर सकती कंपनी? 4 लाख कंपनी अपने पास रख सकती है। 4 लाख क्या करेगी कंपनी? अपने पास रखेगी। दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर? दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम कॉर्पोरेट सेविंग। बिकॉज ये सेविंग्स क्या होंगी? ये सेविंग्स हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे फॉर मोर इंप्रूवमेंट एंड मोर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? दिस सेविंग कैन बी सेड एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर जो ऑनर्स को पैसा दिया जाता है वो क्या बोलते हैं उसको हम? डिविडेंड। और जो रखा जाता है कंपनी अपने पास रखती है वो क्या है? या कॉर्पोरेट सेविंग, हम इसी को ही बोलते हैं। ठीक है,
देन इसके बाद अगर हम करें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर पूरी कंट्री में बात की जाए तो भाई इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट कब होगा भाई? जब हमारे पास कैपिटल होगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब क्या है, तो हमें पूरी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। और हमारी कंट्री में दो सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। और दूसरा क्या है? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कंप्राइज्ड ऑफ 80% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड पब्लिक सेक्टर फॉर 20%। क्लियर? पहले ये कम हुआ करता था, बट अभी पिछले कुछ सालों से क्या हो गया है, 80% कंट्रीब्यूशन इज गिवन बाय प्राइवेट सेक्टर। ये बात क्लियर? ठीक है। देन इसके बाद जो हमको करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखो, कोई भी आदमी इन्वेस्ट करने को क्यों तैयार होगा? प्रॉफिट करेगा, ठीक है। कोई भी इन्वेस्ट करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि उसको क्या करना है? प्रॉफिट चाहिए। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में इंटरेस्ट रेट कैसा है? लो है। क्यों? अगर हमें कम पैसे पे ज्यादा, कम ब्याज पे ज्यादा पैसा मिल जाए तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। भाई हमें पैसा चाहिए था ब्याज पे, जिससे हमें नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए हमें चाहिए पैसा। और पैसा हम कहां से लेंगे? फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेंगे। और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमको पैसा देते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट कैसा होना चाहिए? गुड। भाई इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तभी हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट तभी तो बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये बात तो क्लियर। इसीलिए जो हमारा रिजर्व बैंक है वो भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है, भैया इंटरेस्ट रेट कम रखो। बैंकों को गाइडलाइंस आते हैं, रेपो रेट में बैंक में कमी कर देता। लास्ट ईयर तो खैर रेपो रेट में कुछ बढ़ी हुई थी, उसमें इंक्रीमेंट हुआ था, बट जनरली रेपो रेट कम करने की बात करता है बैंक। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये मैं आपको बाद में बात करूंगा। खुद को क्यों देगा? खुद की नहीं देता। बेसिकली है क्या कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसको मैनेज कैसे करोगे? सारे अफेयर्स मैनेज करना भी तो टफ है। तो उसके लिए क्या, ढेर सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सबकी हेल्प लेके करता है, उसके लिए गाइडलाइंस आते हैं। ठीक है। अब देखो, लो इंटरेस्ट रेट होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। क्लियर? दूसरा क्या होना चाहिए? बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? यानी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशन। भाई पहली बात तो क्या है, कोई भी बिजनेस करोगे तो वहां प्रॉफिट होने की संभावना होनी चाहिए, नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करे। भाई हमें पता है मेरा पैसा डूब जाएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो वहां पे हम प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, प्लस और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, भाई हमें कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो कैसा होना चाहिए? वो आसानी से सेटअप हो जाए या 100 बार पहले अलग अलग ऑफिस में जाके पेपर्स बनवाए तो हो जाए? कौन सा ज्यादा इजी होगा? एक सिंगल ऑफिस से आप एक एनओसी पेपर ले लो डायरेक्ट, भैया ठीक है अपना सर्टिफिकेट ले लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप गए एक काम के लिए अलग ऑफिस जाना, दूसरे काम के लिए अलग ऑफिस जाना है, तो क्या होगा? ये मुसीबत होगी। एलपीजी से पहले ऐसा होता था, कोई भी काम स्टार्ट करना आपको 15 अलग अलग ऑफिस में जाके अलग अलग सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे। बट उसमें उसके बाद जब एलपीजी आया तो हमने स्टार्ट किया सिंगल विंडो सिस्टम, सारे काम एक ही जगह से शुरू हो जाएंगे। क्लियर? ये बात। तो इससे क्या होगा? बिजनेस करना आसान होगा। तो फर्स्ट वन इज ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जी, हम आसानी से बिजनेस स्टेब्लिश कर सकें। दूसरी चीज क्या है, बिजनेस हम उसी चीज का करेंगे जिसकी मार्केट में क्या हो, डिमांड हो। बिना डिमांड के कोई काम करोगे तो क्या होगा, बर्बादी होगी। भाई डिमांड होना भी बहुत जरूरी भी है। अगर बिजनेस आपको करना है तो आप क्या करोगे, वही काम करोगे जो डिमांड होगी। प्लस अब डिमांड तो देख ली, बट आपको ये भी तो देखना है कि आपके पास उस चीज के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ये बात तो सामने आ रही ना। भाई विंटर्स आ रही हैं, आपको लगा कि वूलन क्लॉथ्स बनाने हैं, आपको वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फैब्रिक तो होना चाहिए, फैब्रिक होनी चाहिए, वो मशीनरीज होनी चाहिए, क्लियर, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्लियर। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए क्या करना पड़ेगा आपको, बिजनेस स्टार्ट तभी होगा जब क्या होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, आपके इनपुट्स अवेलेबल हो। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज, अब इनपुट्स होने के साथ लेबर भी तो होनी चाहिए। लेबर कौन सी, तसला ढोने वाली नहीं, स्किल्ड। भाई जो मशीन चलाएगा तभी आपका काम होगा। स्वेटर बनाना इज नॉट अ सीधा काम भाई, उसके लिए क्या स्किल चाहिए कि हाँ ठीक है, कौन से किसमें थ्रेड कितने लगाने हैं, कितनी विड्थ रखनी है, कितनी लेंथ रखनी है। तो इस लेबर कैसा होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। स्किल्ड लेबर के साथ और क्या चाहिए, मैंने बताया ना, प्रॉपर स्पेस चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर मशीन चाहिए, हाइजीन चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। भाई ये सब चीजें नहीं रखोगे तो भी मजा नहीं चाहिए। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी में साथ में हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं। क्लियर। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है, पहले तो हमें इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से पैसा लेंगे। और दूसरा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, या हम ये भी चेक करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वहां प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे अच्छा बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए, तो अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चेक करेंगे। फिर मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, ये चेक करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, हमारे पास वो चीज हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं है, ये भी कंफर्म करेंगे। देन स्किल्ड लेबर हमें चाहिए जो मशीन्स को चला सके। अब ऐसा तो नहीं आपने 10 मशीन लगा लिया आप अकेले चला लोगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर स्पेस, लोकेशन, सारी चीजें आपको देखनी है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें तो आपको देखनी है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। देन इसके बाद एक आता है पैराडॉक्स ऑफ हाई सेविंग एंड लो इनकम। पैराडॉक्स ऑफ हाई सेविंग, लोग क्या करते हैं, लोग सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करते हैं जबकि लोगों की इनकम क्या है, कम है। और इंडिया में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, परंपरा चलने, मतलब पैराडॉक्स मतलब बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। भाई लोगों की क्या है, इनकम कम है और सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं, तो ये अंतर विरोध की बात है। जब आपके पास चीजें कम है तो आप सेविंग्स कैसे कर सकते हो। तो इसके रीजंस क्या है, पैराडॉक्स ऑफ हाई सेविंग एंड लो इनकम। और ये जो लो इनकम ये कहां ली गई है, पर कैपिटा इनकम। इंडिया में वैसे तो हम बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमारे पास क्या है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारी पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी जो मेरिट है दैट इज कल्चरल फैक्टर। आप कितने भी बड़ी फैक्ट्री में, कितने बड़े फर्म में, कितने बड़े वर्कर हो जाएं, जब आप घर पहुंचोगे तो घर वाले क्या पूछते हैं लास्ट में, कितना बचा के लाओ ना। भाई कमाना मतलब वही है ना, कितना कमाया, भाई कितना बचाया। तो भाई घर वालों का प्रेशर है, समाज में पूछते हैं। भाई जैसे ही मोहल्ले में कोई आया, कोई फॉरेन दुबई से आ गया, पैसा ही पैसा बहुत लेके आए, ठीक भैया कितना कमा लेते हो वहां पे। जैसे ही कोई आदमी अगर आ जाए तो क्या पूछते हैं, भैया कितनी कमाई हो जाती है।
ठीक है, तो बचाता है, तो क्या है, लोग प्रेशर है ना ये। तो कल्चरल फैक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी इंडिया में क्या है, इंडिया में ओल्ड एज पेंशन तो मिलती है, लेकिन 6 महीने में पैसा आता है 1800। 6 महीने में पैसा कितना आया, 1800 रुपए में। तो क्या 1800 रुपए में आपका जीवन निर्वाह हो जाएगा 6 महीने में? हो ही नहीं सकता है। ठीक है भाई, किसी को अचानक से चाहिए पैसा, तब आप क्या करोगे? अरे जो 60 साल के ऊपर जो लोग होते हैं उनकी पेंशन जो आती है नॉर्मल, नौकरी ना करते हुए आती है, हमारे नाना जी को आती थी। ठीक, हमारे नाना जी को आती थी ओल्ड एज पेंशन, तो 1800 रुपए उनको मिलते थे। हाँ मतलब कुछ था, वो किसान भी थे, ओल्ड एज भी थी, तो जो बुढ़ापे में उनको 1800, इतना हमें पता है, ओल्ड एज पेंशन उनको 1800 आते थे। आज की डेट में शायद 500 रुपए मंथली भी हो गई, कुछ ऐसी आती है, लेकिन कम लोग आती है। विडो पेंशन आती है। हाँ ठीक है। फिर अचानक से आप कभी बीमार हो जाओ, अचानक से आप कभी बीमार हो जाओ तो भी क्या चाहिए आपको, हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए ना। तो ये क्या है भाई, समाज है हमारी, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में वहां मेडिकेशन वगैरह के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता, आपको इजिली मेडिकेशन मिल जाएगा। क्लियर। और इंडिया में एक बहुत बढ़िया चीज और होती है, क्या, डाउरी। भाई हर कोई क्या कर रहा है, जिसके घर में बेटियां हैं वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, भैया पैसा देना पैसा देना पैसा देना। इसके लिए भी क्या चाहिए, उसको पैसा ही चाहिए ना। तो ये सारी चीजें भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए हमको, हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा भी नहीं है। क्लियर। घर में बेटी की शादी करनी है या कोई इमरजेंसी आ जाए, फॉर कंटिजेंसी सिचुएशन वी नीड सम मनी एंड दैट लीड टू सेविंग्स। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई है, अब न्यू पेंशन स्कीम आई है, उसमें आपकी सैलरी से पैसा कटता है, उसके हिसाब से पेंशन आएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम अलग थी, उसकी क्या पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई है। बेसिकली आर्म फोर्सेज में शायद बची हुई है, इसके अलावा कहीं नहीं है। आर्मी नेवी में है, पुलिस में भी खत्म, बाकी सब जगह खत्म है। हाँ सेंट्रल फॉलो करता है, क्योंकि अभी विनीत भैया ने जॉब ज्वाइन किया तो उनका एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में कुछ पैसा कटता है, वो बता रहे थे। ठीक है, बट उतना पैसा नहीं आता जितना ओल्ड पेंशन स्कीम में आता है। जैसे 50% का अराउंड कुछ पैसा लोगों को आता था, तो उसमें इंक्रीमेंट तो वो नहीं आ रहा है उतना पैसा न्यू पेंशन स्कीम। देन इसके बाद बात करें क्या, इनइक्वालिटीज समाज में हमारे यहाँ बहुत है। भाई एक आदमी क्या कर रहा है, 10,000 कमा रहा है, और एक कमा रहा है 10 लाख। 10,000 कमाने वाला और 10 लाख कमाने वाले में डिफरेंस भी ज्यादा होगा। 10,000 कमाने वाला अगर भाई 10,000 कमा रहा है तो इसको कोई टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। और ये 10 लाख कमा रहा है, ये टैक्स देगा जिस हिसाब से टैक्स स्लैब सेट किए गए अपने यहाँ। ठीक है, इंक्रीमेंटल 5%, 60%, इस तरीके से टैक्स चलता है। लेकिन अगर यही दोनों लोग 5-5 लाख कमा रहे होते तो दोनों को ही नहीं देना पड़ता, दे आर विद इन द लिमिट्स। 5 लाख तो लिमिट है ना, किसी को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो क्या है, इंडिया में इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है। जिसके पास पैसा है वो बहुत ज्यादा है तो टैक्स दबा दे रहा, वो सेविंग्स भी ज्यादा करेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो ना सेव कर पाएगा ना टैक्स दे पाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ और क्या होता है, टैक्स डिडक्शन। ठीक है, टैक्स डिडक्शन आप अलग से पढ़ोगे, जब टैक्सेशन एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां मैं बताऊंगा कि टैक्स हमारे यहाँ कैसे कटता है, क्यों कटता है। ठीक है। देन हाई इंटरेस्ट रेट। जब आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हो तो क्या होता है, आपको पैसा ज्यादा मिलता है। भाई जनरल टर्म्स में जमा करोगे तो 5%, एफडी में जमा करोगे तो 7% कुछ ऐसे मिलता है ना।
फिर अगर आप ओल्ड एज में आते हो, बुढ़ापे में, तो और ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। फीमेल हो उसके हिसाब से अलग इंटरेस्ट रेट है। तो इंडिया में कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, अगर अदर कंट्रीज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। और इंटरेस्ट अगर भाई घर के पड़े पैसे में इंटरेस्ट ज्यादा मिले तो क्या करेंगे हम, पढ़ाई रहने दो ना, क्या जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दुनिया इंडिया में जो कि सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा खा रहे हैं। भाई अगर आपको 5 से 7% इंटरेस्ट मिल रहा हो, 2 करोड़ रुपए जमा कर दो, कितना मिलेगा साल का? भाई मोटा मोटा मान लें 10 लाख तो मिल ही जाएगा ना। 5% 10 लाख, और इंडिया में 10 लाख रुपए में आप आराम से अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी नहीं लेकिन एक नॉर्मल लाइफ तो आराम से जी सकते हो। साल का 10 लाख। हाँ साल का 10 लाख, तो क्या 80,000 ठीक है। लेकिन जिसकी 2 करोड़ इनकम होती है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि उसके और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? तो क्या है, टैक्स डिडक्शन है और हाई इंटरेस्ट रेट है। देन स्टेबल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर। भाई आप क्या करते हो, आप गोल्ड बॉन्ड लेते हो, ग्रीन बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, या बैंक्स, हमारे यहाँ बहुत सारे स्कैम्स बहुत कम होते हैं, स्कीम्स हमारे यहाँ आती है, वहां भी आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या है, वो सेविंग की तरफ ही तो जा रहा है। क्लियर है? दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ हाई सेविंग एंड लो इनकम। लोग क्या करते हैं, कम पैसा होने के बाद भी सेविंग्स ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? स्टेबल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल सेक्टर। हमारे क्या अलग अलग सेक्टर है ना, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्ट करते हो, आप बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, पॉलिसीज में। तो ये क्या है भाई, हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल है। अगर आपको पता चलेगा आपका पैसा भाग जाएगा, स्कैम हो जाएगा आपके साथ, तो आप करोगे इन्वेस्ट? नहीं करोगे। एक सहारा नाम का एक कंपनी है, लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है, लेकिन जनरली इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी जो कंपनीज है उनको क्या करती है, आपको इनवाइट करती है, इन्वेस्ट करिए, आप उसमें पैसा ज्यादा मिलता है, और पैसा ज्यादा मिलता है तो आप सेव करके वो पैसा वहां लगाते हो, तो वो भी सेविंग की तरफ ही लीड करता है लोगों को। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको एक बताया था वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ में क्या था, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट लीड टू ग्रोथ एंड ग्रोथ लीड टू, आप बताओ, मैंने आपको बताया ना। हाँ, कंजप्शन। क्लियर, ये बात समझे? अब ये याद रखो, जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट से जो ग्रोथ आती है उसके लिए लग जाते हैं 3 से 4 साल, 3 से 4 साल। यस, और जो ग्रोथ से जो कंजप्शन होता है इसमें टाइम लग जाता है 1 से 2 साल। क्लियर? हाँ, लेकिन वो 3-4 साल बाद ही ऐसा होता है। क्लियर? तो इसीलिए क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। वो इफेक्ट कब दिखाई देगा, जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे होगे उस समय हो सकता है आपको ग्राफ थोड़ा सा नीचे तरफ दिखाई दे, लेकिन वो 3 साल बाद वो खुद को बराबर कर लेगा, 3-4 साल बाद। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? दिस इज अ वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। क्या कहता है वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, दैट इट accelerates the investment, accelerates the growth of country या growth of GDP। किसी भी कंट्री में अगर GDP की ग्रोथ हो रही हो, किसके इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, और इससे क्या होगा, इससे कंजप्शन भी बढ़ जाएगा और ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। क्लियर? देन इसके बाद डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग्स। डिक्लाइनेशन क्यों हो रहा हाउस होल्ड सेविंग्स में, इसका रीजन क्या है?
डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग क्या है? सबसे पहले इसका रीजन है क्वासी कॉर्पोरेट्स। क्या? क्वासी कॉर्पोरेट्स। बेसिकली क्या, ये ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे बिजनेस है जो लोग घर से चलाते हैं। इनका रजिस्टर्ड बढ़िया, इनके घर पे रजिस्टर मेंटेन होगा, बट इनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। भाई आप दुकान चला रहे हो, घर से दुकान चलाते हो, आप उसका तो हिसाब रखते हो, भाई कितना आया, कितना गया, कितना देना है, किसको लेना है। लेकिन क्या आप उसने उस दुकान का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? नहीं कराया। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, लोग क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड काम कराएंगे। तो अनरजिस्टर्ड काम कराएंगे तो सेविंग्स भी क्या होंगी? कम होंगी। क्लियर? ठीक है। तो क्वासी कॉर्पोरेट्स इज द वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्या है, क्या? हाँ, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइनेशन हो रहा है। क्लियर? भैया आपने घर में पैसा लगा दिया तो उसका भी क्या है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट, क्लियर, या अनरजिस्टर्ड कॉर्पोरेट्स। या इसी में दूसरा आता है क्या, कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करूं, सपोज क्या करते हैं कुछ लोग, एक बार आपने इन्वेस्ट करके एक पोल्ट्री फार्म खोला। पोल्ट्री फार्म खोलोगे तो उसमें क्या है, हम खुद ही मैनेज करते हैं कितना ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम इंसेमिनेशन कराते हैं। इंसेमिनेशन करा के हम वो ब्रीड को तैयार करते हैं, तो हर बार हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, हर बार नहीं करनी पड़े ना। तो इससे भी क्या होता है, बाद में सेविंग्स कम हो जाती हैं। बढ़ेगी ना एक बार इन्वेस्टमेंट। बेसिकली दिस इज अ डिक्लाइन इन हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? अभी देखो इन्वेस्टमेंट क्या भाई, अब अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया है पोल्ट्री फार्म में इंसेमिनेशन है, तो अब दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई वो क्या कर रहा है, बार बार इंसेमिनेशन करा रहे हो, उनसे ग्रोथ करा रहे हो। क्लियर? दिस इज ऑल्सो द कल्टिवेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। एक क्वासी कॉर्पोरेट है। दूसरा क्या, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बेसिकली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी कम हो गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका अगर देखा जाए तो भी अब डायरेक्टली कम है, इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या है, लोग कम कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके आसपास घर बन रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। हाँ, ये बात है, समझे? ठीक है। तो सेविंग्स को लेके और इन्वेस्टमेंट को लेके एक साइंटिस्ट थे कुछ साल पहले, जिनका नाम था रोड्रिक, और उनकी एक टीम थी, इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ईयर 2000 में क्या दिया, वो दिया था अपना एविडेंस इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, इसके ग्रोथ और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बेसिकली इन्होंने कहा था कि आपको सेविंग्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। क्यों हुआ क्या कि इन्होंने 2 बार ग्राफ दिखाए, एक में बार ग्राफ में क्या हो रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रहा था, दिस इज ग्रोथ। तो जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो ग्रोथ क्या हो रही थी, बढ़िया हो रही थी। और दूसरी क्या थी, ग्रोथ एंड सेविंग्स। और जिस समय आदमी सेव कर रहा था उस समय ग्रोथ क्या हो रही थी, हल्की सी कम हुई। क्लियर? तो इन्होंने कहा भैया ऐसा करो, आप सेविंग से फोकस मत करो,
आप फोकस किससे करो? ग्रोथ पे, इन्वेस्टमेंट पे। तो यू शुड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ सेविंग। अगर देखो इन्वेस्टमेंट आदमी कर रहा तो सेविंग्स वो करेगा ही। ऐसा नहीं कि सेविंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फोकस क्या करो? आप फोकस करो कि लोग इन्वेस्ट ज्यादा करें। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। सेविंग्स भी ज्यादा होंगे। और सेविंग्स भी उतनी ज्यादा भाई, ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो फिर से सेविंग्स बढ़ेगी। ये बात तो क्लियर है ना? इट वॉज गिवन बाय रोटरिक दैट simultaneous push may not be necessary, arguing that successful economic performance is not explained by saving transition episodes। मतलब हम सेविंग पे अगर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं सेविंग, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो हाँ ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन हो जाए, स्लो डाउन इन इन्वेस्टमेंट इज डिट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो डाउन इन is detrimental to economic growth। क्लियर? ठीक है। देन सेविंग स्लो डाउन, अगर सेविंग्स कम होंगी तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये बात समझ गए? बेसिकली इन्होंने क्या कहा, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो फिर से सेविंग्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो सेविंग्स अपने आप ही बढ़ जाएंगी अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? तो इन्होंने ये बार ग्राफ बनाकर दिखाया था। इसमें देखो मैंने एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं दिखाया, लेकिन बार्स क्या दिखा रहे हैं वो तो आपको पता चल रहा ना। क्लियर? Then next one is role and impact of saving and investment। रोल्स एंड इम्पैक्ट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। और ये कहां करने हैं? ये हमको दो जगह करना है। एक जगह होगी आपकी डेवलपिंग कंट्री, और ये एक जगह होगी डेवलप्ड कंट्री। एक जगह होगी डेवलपिंग कंट्री, दूसरी जगह होगी डेवलप्ड। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अगर किसी कंट्री में सेविंग्स बढ़ जाए, क्लियर, सेविंग्स बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? इसके दो कॉजेज हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, सेविंग्स बढ़ेंगे तो का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा होगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग्स आपने ज्यादा की है तो आपने अपने कंजप्शन में क्या किया होगा? कमी की होगी। सेविंग्स बढ़ेंगी भाई आप 30,000 खा रहे थे, अब आपने क्या किया? 20,000 कम, 20,000 में खाना शुरू किया, 10,000 आपने और बचाया, और वो आपने कहाँ लगाया? इन्वेस्टमेंट में लगाया। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। क्लियर? और कंजप्शन अगर कम हुआ तो इसके दो कॉजेज हो सकते हैं। एक तो क्या है कि अगर मार्केट में आप चीजें कम लेना शुरू कर दोगे तो उसकी कीमत में क्या हो जाएगी? कमी। भाई आपके पास माल पड़ा था लेकिन आप लोग खरीद नहीं रहा था, तो आप क्या करोगे? भाई सस्ते में ले तो मेरा पड़ा बेकार हो रहा है। दूसरी चीज क्या है? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी
कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी, कम हो जाएगी। कम होनी चाहिए ना। पैसे ठीक, अभी देखना, ध्यान रखना। क्लियर? वही अगर डेवलप कंट्रीज में जाए तो डेवलप कंट्रीज में भी अगर सेविंग्स है तो इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। या दूसरा कॉज क्या हो सकता है? कंजप्शन में कमी आ जाए, और कंजप्शन में कमी आई तो प्राइस कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। क्लियर? ये बात समझे? अब देखो, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डेवलपिंग कंट्रीज में अगर सेविंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। क्लियर? कंजप्शन कम हुआ तो प्राइस कम होगा, ये बात तो सही है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, हमारे यहां डिमांड्स क्या है? ज्यादा है, और सप्लाई कम है, और हमने पैसा लगाया और इन्वेस्ट कहां किया होगा? डिमांड पे कर देंगे तो हमारी डिमांड, सॉरी, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी? डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, और इस कंपैरिजन में ये वाला हमारे लिए निग्लेजिबल होता है। क्लियर? ठीक है। वही हम देखो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है वहां डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, वहां पे दोनों चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अब अगर आपने सेव भी किया तो क्या आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भाई हम करें क्यों? मेरे पास पहले से ही फुल कैपेसिटी से मैं डेवलप कर रहा था, चीजें मैं बनाने में कैपेबल हूं, तो मुझे अब इन्वेस्ट करने के, मैं क्यों नहीं फैक्ट्री लगाऊंगा? तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी। ये बात तो क्लियर है ना? कंजप्शन कम कर देंगे तो प्राइस तो कम हो जाएगा, बट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? नहीं होगी। क्लियर? ये बात समझ? जब हम पूरी कैपेसिटी से कर सकते थे तो हमने क्या किया? पूरी तो हमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसी कंडीशंस में आ जाता है रिसेशन। रिसेशन, मंदी का दौर। ठीक है? मार्केट क्या हो जाएगा? बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, मंद हो जाएगा। क्लियर? और इसी को हमने कहा है, इसको एक नाम दिया गया है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इट इज नेम्ड एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। मतलब क्या है? लोगों की सेविंग्स तो बढ़ गई बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं। यहां पे क्या होगा? बदले में यहां रिसेशन आ गया। क्लियर? इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह यहां क्या आ गया? रिसेशन आ गया। दैट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रेट। बट वही अगर डेवलपिंग कंट्रीज में बात करें, यहां अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। क्लियर? ठीक है? इन डेवलपिंग कंट्रीज सेविंग्स एनहेंस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट लेट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी तो कंजप्शन भी ज्यादा होगा। कंजप्शन ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी। डिमांड मतलब हम प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे, सप्लाई नॉर्मल हो, प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम हो जाएगा तो हम लोगों को कंज्यूम करने पे इजी होगा ना हमारे लिए। क्लियर? देन प्राइस रिड्यूसेस। ठीक है? ये बात समझ आ गई। एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइल इन डेवलप्ड कंट्रीज इफ द सेविंग्स इंक्रीज, सेविंग्स बढ़ भी जाए तो हम इन्वेस्ट तो कर नहीं पाएंगे भाई, वो पैसा हमारे लिए अब पड़ा ही है। क्लियर? और हमारे दूसरी कंट्रीज में क्या है? वहां पे ब्याज ही बहुत ज्यादा नहीं मिलता कि आप बैंक में डाल दो। डेवलप्ड, ठीक है, तुम्हें क्या जरूरत है भाई? वो हेल्थ की सुविधाएं दे ही रहे हैं आपको, मेडिकेशन की सुविधाएं दे रहे हैं, एजुकेशन आपको दे ही रहे हैं, क्या जरूरत है? क्लियर? तो यहाँ पे क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ भी जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते बिकॉज वो अपनी फुल कैपेसिटी से डेवलप कर रहे थे।
क्लियर। तो कंजप्शन में, और उन्होंने क्या किया, और कंजप्शन में कमी अलग से कर दी। कंजप्शन में कमी कर दी तो डिमांड में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हुई तो आपका जो माल पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मार्केट स्लो हो जाएगी। क्योंकि एटलास्ट जब आपके पास मनी बचा तो आपने क्या कर लिया, रोक लिया। एक बेसिकली वो जो साइकिल होता है पूरा इन्वेस्टमेंट का, वो साइकिल ब्लॉक हो जाएगा, और साइकिल ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से आ जाएगा रिसेशन। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। नाउ फ्रॉम टुडे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फॉर टुडे। फॉर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेम द टॉपिक। इसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे, इसका दोबारा रिवीजन करेंगे फिर से, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।